नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आशाराम को 6 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। यह पहली बार है कि जब उसे किसी अदालत से नियमित जमानत मिली है। तो कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। आशाराम ने कोर्ट में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान उसके वकील दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आशाराम की उम्र अधिक हो चुकी है और उसे कोई गंभीर बीमारियां भी हैं जिसके लिए निरंतर इलाज की जरूरत है। राजस्थान सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट ने इस पर आपत्ति जताई, जबकि पीड़िता की ओर से एडवोकेट ने कहा कि दोष सिद्ध व्यक्ति को राहत देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 6 महीने की अस्थायी जमानत को मंजूर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आशाराम को 6 महीने की अंतरिम जमानत यहां पर कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आशाराम को जेल से रिहाई यहां पर मिल गई है। हालांकि अंतरिम जमानत यहां पर दी गई है 6 महीने की, लेकिन यह पहली बार है जब इतनी लंबी जमानत यहां पर आशाराम को दी गई है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल साहिल, ये 31 अगस्त 2013 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर जोधपुर की निचली अदालत 2018 में इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पहले और अब तक ये ऐसा अनोखा केसेस है जिसमें इनको जमानत नहीं मिली है। हाँ। सारे के सारे इनके जितने भी लॉयर अब तक रहे सारे सुप्रीम कोर्ट से हायर किए गए थे। इवन कपिल सिब्बल से लेके और बड़े बड़े जो यहाँ पे लॉयर थे उनको लगाया गया था। हाँ। लेकिन इस बार जो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही लॉयर हैं, देवदत्त कामत, जो पैरवी कर रहे थे। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो इस बार की जो जमानत इनको दी गई है वो सामान्य कंडीशन को देख के नहीं दी गई है। इनका हेल्थ इशू है, अभी बीच में भी आपने देखा होगा तो उस समय भी इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। हाँ। अस्पताल में इनके चेकअप वगैरह हुए थे। तो जो रिपोर्ट जो कल परसों जज के सामने गई है तो उस रिपोर्ट को आधार बना के हेल्थ इशू को लेके इनको 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। अब बात आ जाती है कि इतना लंबा केस खींचा, ट्रायल भी हुआ, जिरह भी हुई दोनों पक्षों को लेके, लेकिन इनको जमानत ना मिलना एक सवाल तो खड़ा करता है न्यायपालिका के ऊपर। अगर ठीक है, हम मान लेते हैं हिंदुस्तान में कोई एक अकेला केस नहीं है जो रेप के केस में ये फंसे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे तरुण तेजपाल का आप नाम ले लो। हाँ। जो बड़े बड़े जो नाम है जो जेलों में हैं या जेलों से बाहर छूटे हुए हैं। तो सेंगर को ले लो, भाजपा विधायक, तो उनके ऊपर भी इस तरीके के संगीन आरोप हैं। तो सब में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। एक व्यक्ति जो होता है, आम जो व्यक्ति होता है वो लीगली अपने से एनालिसिस करता है कि अगर जो धाराएं लगाई गई हैं, हाँ। भारतीय दंड संहिता की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की इस तरह की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। ये धाराएं मैं भी देख रहा था, कम से कम 10 लाख केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट से लेके और राज्यों के हाई कोर्ट से लेके निचली अदालतों में सेम इस तरीके के केसेस हैं। तो उनमें जमानत धड़ाधड़ जमानत मिल रही है। हाँ, लेकिन रमेश जी आपने जो बात कही वो बिल्कुल 100% सही है यहाँ पर। लेकिन एक जो तर्क यहाँ पर दिया गया इस पूरे मामले में वो ये था कि दोष सिद्ध होने के बाद इस तरीके की जमानत का जो प्रावधान है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने यहाँ पर ये जमानत दे दी 6 महीने की। नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल कहा कोर्ट में ये जमानत देने का प्रावधान नहीं है। हाँ। तो फिर ये बाबा राम रहीम को क्यों बार बार पैरोल पे छोड़ा जाता है? हाँ। उनके ऊपर तो कई सारे केसेस हैं, कन्विक्टेड हैं, कई केसों में कन्विक्टेड हैं। तो यहाँ पे क्या आसाराम बापू के अगर केस डायरी अगर आप सही से पढ़ोगे ना जी, तो उनमें 2 केस ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, इनको आजीवन कारावास जो हुआ है सही हुआ है। एक तो केस है जो 16 वर्षीय बच्ची जो अगस्त 2013 में फाइल हुआ था। फिर दूसरा जो केसेस है जो राजस्थान का गुजरात एक आश्रम है वहां पे फाइल हुआ था। तो 2 केस इनके ऊपर ऐसे हैं जिसमें
फटाफट ट्रायल होता है और फटाफट इसमें सजा मिलती है। हाँ। और उन्हीं दोनों केसों में इनके जो बेटा शायद साई नारायण नाम है शायद उनका, तो वो भी कन्विक्टेड है, तो उनको भी यही हुआ। तो बात वो नहीं है, देखो हम एक न्याय के भरोसे पूरा देश चलता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत जो भी कहता है उसका फैसला सम्मान होता है। ठीक है। बात सिर्फ ये आ जाती है, यहाँ कोई पक्षधर किसी का नहीं है कि कानून की जो नजर है ना एक समान होनी चाहिए, समानता सबके अंदर होनी चाहिए। अगर एक केस में अगर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इस तरह का बर्ताव हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि सारे के सारे केसों में इसी तरीके से नजर होनी चाहिए कोर्ट की। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर जेल से आशाराम बाहर आएंगे। आपको बता दें कि 6 महीने की मेडिकल ज़मानत यहाँ पर कोर्ट ने मंजूर कर ली है और आशाराम को यह अंतरिम ज़मानत यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, यानी कोर्ट का बड़ा फैसला और आशाराम को ये बड़ी राहत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री से बातचीत की, तो पीएम ताकाइची से फ़ोन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। भारत जापान साझेदारी पर दोनों के बीच चर्चाएं हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची से बातचीत की और उन्हें पदभार संभालने की बधाई दी। तो 64 साल की ताकाइची शिगेरू इशिबा, आपको बता दें कि जगह पर जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं और दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के साझा दृष्टिकोण पर चर्चा हुई और नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान के बीच जो गहरे होते संबंध है हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद ज़रूरी है। फ़ोन कॉल के बारे में जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई, उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत जापान के खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदार को आगे बढ़ाने के हमारे साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। इससे पहले 21 अक्टूबर को पीएम मोदी ने जापान की नई महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची को बधाई भी दी थी। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए विनीत अनुराग, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका। विनीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच में जो बातचीत हुई है, कैसे देख रहे हैं? ये दोनों महत्वपूर्ण एक भागीदारी या साझेदारी की तरफ चीजें आगे बढ़ रही हैं। असल में मुद्दा ये है कि अभी जो जिस तरीके का दौर चल रहा है, एक तरफ अमेरिका और चीन दोनों ही जो बड़ी ताकतें हैं, उनके साथ भारत के रिश्तों में थोड़ा सा खटास, अमेरिका के साथ तो खटास दिख रहा है, चीन के साथ परंपरागत रूप में रहे हैं। जापान की समस्या यह है कि 2013 के बाद से ही जो है जापान अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, खासकर चीन और नॉर्थ कोरिया की आक्रामकता को देखते हुए, और अमेरिका का जो निष्क्रिय रवैया है कि वो बहुत कुछ कर नहीं रहा है। तो दोनों ही देश एक दूसरे के नजदीक वहां पर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच शिंजो एबे, जो कि क्वाड के जो है एक ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का था और भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी को उन्होंने निर्मित किया, उनकी हत्या हुई। उसके बाद जापान में इंस्टेबिलिटी रही राजनीतिक रूप में। अब एक नई महिला प्रधानमंत्री का आना, और जिसने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी के लिए अपने विचार, अपने कमिटमेंट को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम डिफेंस बजट को बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा हम अपनी फिस्कल पॉलिसी को और एग्रेसिव बनाएंगे। तो ये बहुत बहुत मायने रखता है, इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरत इस वक्त स्थितियां बन गई हैं कि भारत के लिए जापान और जापान के लिए भारत, ये इसलिए महत्वपूर्ण है बातचीत। चलिए विनीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो भारत और जापान साझेदारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच फोन पर बातचीत हुई। वहीं बिहार चुनाव का राजनीतिक पारा भारी हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताइए, आपके फोन के पीछे क्या लिखा है? मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके सभी छोटे व्यवसायों को नष्ट कर दिया है। जहां भी देखो मेड इन चाइना है। हम कहते हैं कि ये मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट, ये सब बिहार में बनने चाहिए और बिहार के युवाओं को उन कारखानों में रोजगार मिलना चाहिए। हमें ऐसा बिहार चाहिए। नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए नहीं, देश के कुछ अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं। वो गरीबों को कुछ नहीं देते, मगर अडानी को 1 रुपये में करोड़ों की ज़मीन दे देते हैं। मोबाइल का डेटे का रेट तो कम करते हैं, मगर स्पेक्ट्रम अंबानी को दे देते हैं। तो मोदी ने 2 देश बना दिए हैं,
एक अरबपतियों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का। अरबपतियों का हिंदुस्तान वो जो यमुना जी को साफ पानी में छठ मनाता हुआ नजर आता है, और गरीब का हिंदुस्तान वो जो महज 10 गज दूर गंदे पानी में छठ मनाता है। हम ऐसा बिहार और देश बनाना चाहते हैं जो सभी जाति धर्म के लिए हो। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजेश मिश्रा जी, पूर्व सांसद है लोकसभा के, वो हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजेश जी, बिहार में चुनावी सरगर्मियां इस वक्त चरम पर नजर आ रही हैं। ऐसे में वार पलटवार होना लाजमी है, लेकिन राहुल गांधी ने कई ऐसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है जो जनता से जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 देश बना दिए हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये राहुल गांधी जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सबका साथ सबके विकास पे काम शुरू से किया, 2014 से किया है, और अब वो काम लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। जब वो मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो वो वही बात करते हैं कि हर चीज जब इंडिया में बिकेगा तो बनेगा तो उसका नाम मेड इन इंडिया, उस पर स्टिकर लगा होगा, और यही बात बिहार में भी लागू होगी। अब उत्तर प्रदेश में जो है डिफेंस के सामान बनने लगे तो स्वाभाविक है मेड इन इंडिया और मेड इन यूपी रहेगा। इसी तरह वो बिहार में भी बात कर रहे हैं। तो ये 2014 से ये प्रक्रिया चूंकि आजादी के बाद से कभी नहीं रही है। 2014 से धीमे धीमे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको धरातल पर ले आ रहे हैं, और अब वो दिखाई पड़ रहा है। तो उसपे वो बात कर रहे हैं कि अब मेड इन इंडिया की बात होनी चाहिए, और जब मेड इन इंडिया की बात होगी तो वो स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। जब स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं तभी हिंदुस्तान में रोजगार भी आएगा, इसकी भी वो बात करते हैं। अब राहुल गांधी जी आलोचना करने के लिए या अटैक करने के लिए कुछ भी कहें, चुनाव का मुद्दा है, लेकिन पहले उन्हें खुद भी देखना चाहिए ना कि वो जो टी शर्ट पहनते हैं, जो वो पैंट पहनते हैं, जो वो घड़ी लगाते हैं, वो कहाँ का है। उनको ये भी देखना चाहिए जब हम अपने शरीर पे जो वस्त्र पहनते हैं वो मेड इन इंडिया है कि नहीं है। अच्छा राजेश जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनावी बयार चल रही है और राहुल गांधी भी अब फुल एक्टिव नजर आ रहे हैं बिहार में, इसका कितना असर आने वाले चुनाव पर पड़ सकता है? आज ही तो अभी एक्टिव हुआ है ना। फुल एक्टिव नहीं, उनका तो कहना यह है कि वो तैयारियां लगातार कर रहे हैं बैकएंड से। हालांकि चुनावी जनसभा में वो आज से शुरुआत उन्होंने कर दी है। अब वो तैयारी, बिहार का चुनाव है, तैयारी दिल्ली में हो रही है, विदेश में हो रही है, ये तो मैं नहीं जानता। तैयारी भी हो रही होगी तो उनके लोग मीटिंग कर रहे होंगे, यही कर रहे होंगे। अब आज वो अभी बिहार में पहली बार आए हैं इस चुनाव के दरमियान, और अभी वो दिखाई पड़े हैं। पहले तो उन्हें जो ग्राउंड रियलिटी है बिहार की, ये कहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, या कहाँ पे लेफ्टिस्ट और कांग्रेस लड़ रहे हैं, कहाँ पे और दूसरे इनके जो अलायंस है वो लड़ रहे हैं चुनाव, इनको तो अभी पहले वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। अभी तो उनका गठबंधन क्लियर ही नहीं है, आपस में लोग आप खुद ही लड़ रहे हैं। तो अब वो चुनाव का प्रचार करेंगे तो उसका जो असर पड़ना होगा पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जमीन पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। चलिए राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर वार करते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। विधानसभा के मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी है। माना जा रहा है, आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही अनुपूरक बजट भी आ सकता है, जबकि मोहन सरकार इस सत्र में कुछ अहम विधेयक भी पास कर सकती है, जिसको लेकर विभागों में तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं।
वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भी शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार भी छोटा ही हो रहा है, क्योंकि सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान केवल 5 बैठकें होंगी, जिसमें विधायकों के सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अन्य विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। तो नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही सवाल लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विधायकों को सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रस्तुत करने की सुविधा दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। यह प्रदर्शन पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि वो तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कर्ज में डूबे किसानों को तुरंत और बिना शर्त कर्ज माफी नहीं मिल जाती। तो प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया है। खबरों के मुताबिक किसानों ने राजमार्ग पर डेरा डाल रखा है, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और पुलिस प्रशासन हालातों पर नजर रखे हुए है। पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू इस विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन किसानों की पीड़ा और बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर है। आंदोलनकारी किसान चाहते हैं कि राज्य सरकार तुरंत कदम उठाए और किसानों को राहत प्रदान करे। नागपुर प्रशासन ने हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि आपातकालीन सेवाओं पर इसका असर न पड़े। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी, क्या स्थिति बताई जा रही है? किसानों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा और सरकार से बिना शर्त कर्ज माफी की मांग ये किसान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिला है, जहां बच्चू कडू जो है वो अपने समर्थकों और किसानों के साथ जो है वो रोडों पर उतर गए हैं। एक्सप्रेस वे के अलावा नागपुर मुंबई मार्ग पर भी उन्होंने काफी लंबा जाम लगा दिया है। लगातार किसानों की तरफ से एक ही मांग की जा रही कि बिना शर्त जो कर्ज माफी की बात कही गई थी उसे तत्काल तुरंत लागू किया जाए। ऐसे में अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। स्थिति खराब न हो इसके लिए नागपुर सिटी के अलावा अन्य जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो जो है सुरक्षा के लिहाजे से तैनात किए गए हैं। रूट डाइवर्सन किया जा रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही कि जरूरत न हो इस रोडों पर न निकले, लेकिन जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे उसके लिए प्रशासन कोशिश करिए, लेकिन जो किसान है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी संख्या जो है रोडों पर बढ़ती जा रही है। जी चलिए मुरारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सरकार से बिना शर्त कर्ज माफी की मांग ये किसान कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। पुलिस प्रशासन भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया है। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत आज से हो गई है और हार्दिक पांड्या एशिया कप के फाइनल से पहले चोटिल हो गए थे। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें नहीं चुना गया। उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह दी गई थी, लेकिन अब ये स्टार ऑलराउंडर भी चोटिल होने के कारण शुरुआती 3 T20 मुकाबलों से बाहर हो चुके हैं। सीरीज शुरू होने से पहले ये टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच से पहले BCCI ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि रेड्डी शुरुआती 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में हुए दूसरे वनडे मैच में नीतीश को बुरी तरह चोट आई थी। उनके क्वाड्रिसेप्स में चोट आई थी और गर्दन में भी उन्हें थोड़ी समस्या थी। इसी वजह से उनकी रिकवरी में ज़्यादा समय लग रहा है। रेड्डी इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती 3 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। BCCI ने बताया कि उनकी मेडिकल टीम नीतीश की प्रोग्रेस पर नज़र रखे हुए है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम मिचेल सेंटनर की कप्तानी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में कीवी टीम ने बड़ी जीत दर्ज की थी, जिसके बाद अब दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद इंग्लिश टीम 36 ओवरों में सिर्फ 175 रनों पर ही सिमट गई। जवाब में 33.1 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट से मैच जीत लिया। इसी के साथ सेंटनर की टीम ने आपको बता दें कि 2-0 से सीरीज को जीत लिया है और टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम के लिए बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो सकी। जेमी स्मिथ ने जहां 13 रन बनाए तो वहीं बेन डकैट ने 1 रन ही जोड़ा। जो रूट ने 25 रन तो वहीं कप्तान हैरी ब्रूक ने 34 रनों की पारी खेली। अंत में
जेमी ओवरटन ने सिर्फ 28 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली। हालांकि इन्हें अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला, जिसके कारण ही इंग्लिश टीम सिर्फ 175 रनों पर ही सिमट गई। न्यूजीलैंड के लिए ब्लेयर टिकनर ने 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं नॉर्थन स्मिथ ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इसके अलावा अन्य गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। वहीं बांदा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जब बबेरू बांदा मार्ग पर दर्दिया गुरेह के पास एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 50 सवारियां थी, जिनमें कई महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल थे। हादसा उस समय हुआ जब अचानक बस की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसके चलते चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान, जिसके दौरान सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्राइवेट बसों की फिटनेस और तकनीकी जांच पर विभाग ध्यान नहीं देता, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी बसों की फिटनेस की सख्त जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। उदयवीर जी कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं बबेरू से बांदा आ रहा था। अच्छा, कैसे बस पलट गई है? ये सर मुझको आ रहा था, इसकी गाड़ी लहरानी है, इसमें मिर्गी हो और वो चक्कर आ गया, कुछ भी आ गया तो सीधा पेड़ में टकरा दिया। कितनी सवारी बैठी रही होंगी बस? 50 सवारी, गाड़ी फुल थी। सवारी फुल थी, 50 सवारी में? हाँ। कितने लोग घायल हुए होंगे लगभग? सर मैं तो फंसा ही था, गाड़ी के अंदर ही था। अच्छा, कितनी देर आप अंदर फंसे आधे रहे? घंटे था। आधे घंटे? कितनी मशक्कत? पुलिस वाले सहयोग भाई, 2 लोग भाई आए थे मेरे साथ, उन लोग बहुत सहयोग किया है। अच्छा, लगभग कितने लोग बैठे रहे होंगे? 50 लोग। अच्छा, तो कितने लोगों को बचा लिया? 10-12 लोगों को अपने हाथ को। अच्छा, एक बंदा भी दिखाई दे रहा है कि दबा हुआ है, उसका पैर दबा हुआ है। अगर मशीन आ सके तो निकल गया था। काफी व्यक्ति हम बहुत लोग उठा रहे थे, निकल नहीं पा रहे। उदयवीर जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।